Assalamualaikum dear viewers, welcome to our YouTube channel, online classes and tutor tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एंड ईटा ट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जो हम मोशन के बारे में पढ़ के आए हैं वो था इफेक्ट्स ऑफ मोशन। इफेक्ट्स ऑफ मोशन जिसे हम काइनेमेटिक्स भी कहते हैं। यहां पे हम इफेक्ट्स ऑफ मोशन को पढ़ते थे। इफेक्ट्स ऑफ मोशन से मुराद क्या है कि जब मोशन हो रहा हो तो स्पीड के बारे में हमने पढ़ा था, वेलोसिटी के बारे में हमने पढ़ा था, एक्सीलरेशन के बारे में हमने पढ़ा था। ये सब जो आ रही है ये इफेक्ट्स ऑफ मोशन में आ रही है कि हाउ मोशन टेक प्लेस। हमने हाउ पढ़ा था, हाउ अबाउट मोशन, कि मोशन किस तरह हो रहा है, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा था कि मोशन क्यों हो रहा है, मोशन की वजह क्या है, मोशन की काज क्या है। यहां पे मैं लिख लेता हूं कि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाई मोशन टेक प्लेस। मोशन किस वजह से हो रहा है, मोशन जिस वजह से हो रहा है उसको हम कहते हैं फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स की वजह से असल में हमारे पास मोशन प्रोड्यूस होता है। डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पे जब हम फोर्स पढ़ेंगे, काज पढ़ेंगे, तो इस ब्रांच को हम फिर कहते हैं डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स से हम जाके डायनामिक्स पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हम जो इफेक्ट्स होते हैं वो भी पढ़ेंगे, लेकिन मेन फोकस जो हमारा होगा वो फोर्स होगा। और इस फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन ने 3 लॉज दिए। हम उन लॉज को वन बाय वन आज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पहले लॉ की तरफ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहती है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहती है कि जब बॉडी रेस्ट में हो या मोशन में हो, तो जब तक उस पे फोर्स अप्लाई नहीं होगा, जब तक उस पे फोर्स अप्लाई नहीं होगा, तो वो बॉडी उस वक्त तक रेस्ट में रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। इसका मतलब क्या है कि जब नेट फोर्स हमारे पास एक बॉडी पे 0 होगा, हम जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तो वहां पे देयर विल बी नो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इसका क्या मतलब है कि बॉडी जब रेस्ट में होगी, अगर हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो बॉडी हमेशा के लिए रेस्ट में रहेगी। दूसरी बात हमारे पास क्या है मोशन के बारे में? जब बॉडी मोशन में होगी, इट मींस कि बॉडी हमेशा के लिए मोशन में रहेगी विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विद नो चेंज इन वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है असल में चेंज इन वेलोसिटी लाती है, या फोर्स जो है असल में मोशन प्रोड्यूस कर रही है। जब हमारे पास किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई ना हो, फोर्स 0 हो, तो वो बॉडी जो है रेस्ट में अगर हो तो हमेशा के लिए रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में हो तो हमेशा के लिए मोशन में रहेगी। इसका मतलब क्या है? लेकिन यहां पे जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। यूनिफॉर्म मोशन से मुराद क्या है कि यहां पे वेलोसिटी जो है कांस्टेंट होगी। अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी तब तक जब तक इस पे कोई फोर्स एक्ट ना करे। इसी तरह अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में होगी तब तक जब तक इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई ना हो। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे इस केस में जब बॉडी रेस्ट में होगी तो हमारे पास एक्सीलरेशन क्या आ जाएगी? 0। इसी तरह जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगी तो वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी में चेंज नहीं आती, तो हमारे पास यहां पे भी एक्सीलरेशन 0 हो जाएगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम दूसरी तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, देन द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी 0। तो एक्सीलरेशन जो है वो 0 होगी। इसका पहला स्टेटमेंट हमारे पास ये हो गया कि अ बॉडी इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट, अ बॉडी इन रेस्ट will
remain in rest or a body in motion will remain in uniform motion unless it is not acted by a force। जब तक हम इस पे फोर्स अप्लाई न करें तब तक बॉडी रेस्ट में होगी तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में होगी तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। और दूसरा स्टेटमेंट हम इस तरह लिख सकते हैं, व्हेन देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी देन द बॉडी विल हैव जीरो एक्सीलरेशन, बॉडी में कोई एक्सीलरेशन नहीं आएगी। व्हेन नेट फोर्स acting on the body is zero, then no acceleration will be produced in the body। अब डियर स्टूडेंट इसका मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगा, जब नेट फोर्स जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन हमारे पास जीरो होगी। नेट फोर्स से मुराद ये है कि बॉडी पर फोर्सेस एक्ट कर सकती है लेकिन उनका जो वेक्टर सम है वो जीरो के बराबर होगा। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी है और इस पे जो है 4 फोर्सेस या 5 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, हो सकता है इन पांचों का रिजल्टेंट जीरो हो, तो यहाँ पे नेट फोर्स हमारे पास जीरो आ गया, तो जो हमारे पास कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पे इस बॉडी के स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ये मोशन में होगा तो मोशन में रहेगा, अगर ये रेस्ट में होगा तो रेस्ट में रहेगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे सपोज एक बॉल है और वो आगे इस तरह जा रहा है, तो कुछ देर बाद ये बॉल जो है ये खुद ब खुद रुक जाता है, हालांकि हमें कोई फोर्सेस दिखाई नहीं देती कि इन पे एक्ट कर रहा है। तो क्या ये इस लॉ की वायलेशन है? नहीं, बिल्कुल इस लॉ की वायलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस एक्ट कर रही है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। पहला फोर्स जो है वो है अर्थ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। दूसरा फोर्स जो है वो है एयर रेजिस्टेंस, और तीसरा फोर्स जो है ये स्लाइड कर रहा है जमीन पर, तो जमीन की वजह से या अर्थ की वजह से जो अपोजिंग फोर्स है फ्रिक्शन वो भी इस पे एक्ट कर रहा है। तो इसलिए कुछ देर बाद जो है ये बॉडी जो है खुद ब खुद रुक जाती है। डियर स्टूडेंट्स ये था फर्स्ट लॉ के बारे में, अब बढ़ते हैं सेकंड लॉ की तरफ। अब डियर स्टूडेंट्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक मास है या बॉल है जिसका मास है m। अब इस पे हम एक फोर्स लगा देते हैं जो है F। तो इस फोर्स की वजह से ये बॉडी जो है मोशन स्टार्ट करेगा फ्रॉम दिस पॉइंट टुवर्ड अनदर पॉइंट विच इज A और B, मोशन होगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ में क्या कहता है कि जब फोर्स हम किसी बॉडी पे अप्लाई करेंगे, इससे पहले हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा, फर्स्ट लॉ में हमारे पास क्या था कि जब नेट फोर्स जीरो हो तो एक्सीलरेशन हमारे पास जीरो होगा। अब हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है, अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो यहाँ पे एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ जो है एक दूसरे की अपोजिट है, वहां पे अगर नेट फोर्स जीरो हो तो एक्सीलरेशन हमारे पास जीरो होगा। यहाँ पे जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस बॉडी में एक्सीलरेशन जो है प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बॉडी पहले रेस्ट में थी, अब इसकी वेलोसिटी जीरो से चेंज हो गई और ये मोशन कर रही है इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो गई। जब वेलोसिटी चेंज हो गई तो हमारे पास इस बॉडी की एक्सीलरेशन होगी। इसका मतलब ये है कि फोर्स प्रोड्यूस एक्सीलरेशन इन द बॉडी, इस फोर्स ने इस बॉडी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर लिया। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या है कि व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी it produce
एक्सिलरेशन इन दैट बॉडी। यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया तो इस बॉडी में एक्सिलरेशन प्रोड्यूस हो गया। अब यहाँ पे सपोज मैं एक और बड़ा मास ले लेता हूं, ये भी स्टील का बना हुआ है, ये फॉर एग्जांपल ये भी स्टील का बना हुआ है, सेम फोर्स मैंने यहाँ पे भी लगा लिया, इसमें भी मोशन प्रोड्यूस होगा, फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो मास है ये कम है और ये मास जो है ये ज्यादा है, तो कौन सी मास में एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी अगर हम सेम फोर्स अप्लाई करें? डेफिनेटली हमारे पास जो छोटा मास है हम इसको ज्यादा एक्सेलरेट कर सकेंगे, जो बड़ा मास है इसको ज्यादा एक्सेलरेट नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जब मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, जब मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगी और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो कम प्रोड्यूस होगी। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो मास पे डिपेंड करता है। जब मास ज्यादा होगा तो हमारे पास एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, जब मास कम होगा एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन दिस एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू मास ऑफ द बॉडी। क्योंकि मास कम है एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, मास ज्यादा है एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस हुआ, तो इसको हम कहते हैं इनवर्सली रिलेशन। तो हम लिख सकते हैं कि दिस एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू मास ऑफ द बॉडी। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम मासेस सेम ले लेते हैं और फोर्सेस को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे सपोज सेम मास है, सेम मास यहाँ पे बी है, इसका फॉर एग्जांपल मास है 5 kg, इसका मास भी है 5 kg, और हम एक पे जो है ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे हम 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे जो है 2 न्यूटन फोर्स हम लगा रहे हैं। तो किस फोर्स की वजह से ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी? यहाँ पे जितना हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो उतना ज्यादा इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे हम जितना कम फोर्स लगाएंगे तो उतना कम इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो इसका क्या मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है फोर्स के साथ। तो हम लिख सकते हैं कि दिस एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन to the mass of the body while directly proportion to the applied force। हम अगर अप्लाइड फोर्स ज्यादा करेंगे तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू मास, ये पहली प्रोपोर्शनलिटी हो गई। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फोर्स, ये हमारे पास सेकंड प्रोपोर्शनलिटी हो गई। इन दोनों प्रोपोर्शनलिटी को कंबाइन कर ले, हमारे पास आ जाएगा A इज डायरेक्टली टू F डिवाइड बाई M। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम इक्वल और कांस्टेंट लगा देते हैं, हमारे पास आ जाएगा A इज इक्वल टू के एफ डिवाइड बाई एम। ये के जो है हमारे पास कांस्टेंट है और इसका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो हमारे पास है 1। तो A आ जाएगा इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई एम, के की जगह 1 पुट कर ले तो हमारे पास आ जाएगा A इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई एम। तो m को इस साइड पे शिफ्ट कर ले, हमारे पास आ जाएगा ma इज इक्वल टू f, विच इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। डियर स्टूडेंट, थर्ड लॉ के बारे में आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि टू एवरी रिएक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे एक्शन जो है ये भी एक फोर्स है और रिएक्शन जो है ये भी हमारे पास एक फोर्स है। यहाँ पे सपोज मैं एक टेबल लेता हूं और इस पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल इसका मास है m। तो यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक है हमारे पास वेट और एक है हमारे पास नॉर्मल। नॉर्मल फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है जबकि वेट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो क्या ये दोनों जो है हमारे पास एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स है या नहीं है? डियर स्टूडेंट्स, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर के लिए आपने याद रखना है कि एक्शन और रिएक्शन जो है ये हमेशा डिफरेंट बॉडीज पर होंगी। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज।
इसका क्या मतलब है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक्शन, अगर हम इसको एक्शन ले ले, एक्शन हमारे पास ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये एक्शन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। दोनों जो फोर्सेस लग रहे हैं वो इस मास पे लग रही है, तो यहाँ पे ये हमारे पास एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास एक ही बॉडीज पर लग रही है। लेकिन हमारे पास जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होते हैं वो डिफरेंट बॉडीज पर होंगे। पहला पॉइंट हमारे पास ये है। दूसरा हमारे पास पॉइंट जो है वो ये कि एक्शन रिएक्शन ऑलवेज एक्ट इन पेयर, कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो हमेशा पेयर्स में होंगे। यहां पे तो पेयर्स है, वो बात सही है, लेकिन पहला जो कंडीशन है कि डिफरेंट बॉडीज पर एक्शन और रिएक्शन होंगे वो यहां पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे नहीं कर रही। अब डियर स्टूडेंट्स, तीसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑफ सेम नेचर। एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑफ सेम नेचर। एक्शन और रिएक्शन जो फोर्सेस होते हैं वो हमेशा सेम नेचर के होंगे। यहां पे अगर आप देखें तो एक्शन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स है, जबकि रिएक्शन जो है वो हमारे पास नॉर्मल फोर्स है जो डिफरेंट नेचर की है। या तो दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होंगे, या तो दोनों ग्रेविटेशनल फोर्सेज होंगे, या तो दोनों मैग्नेटिक फोर्सेज होंगे, लेकिन नेचर दोनों फोर्सेज का हमारे पास सेम होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 पे अक्सर कहते थे कि आप जाओ उसको एक थप्पड़ लगाओ, वो ये एक्शन हो गया, वो आपको बदले में एक थप्पड़ लगाएगा, ये रिएक्शन हो गया, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन एक्टिंग आर द सेम टाइम, एक्टिंग ऑन द सेम टाइम। एक्टिंग ऑन द सेम टाइम का मतलब क्या है कि जिस टाइम आप थप्पड़ लगाते हो, जो फोर्स आप उसके फेस पे अप्लाई कर रहे हो, रिएक्शन में जो उसका फेस आपके हाथ पे फोर्स लगा रहा है वो रिएक्शन हो गया। ये नहीं है कि आप एक्शन लगाओ एक टाइम पे और वो उधर से आपको थप्पड़ मारी दूसरी टाइम में, ये एक्शन और रिएक्शन नहीं है। एक्शन और रिएक्शन हमेशा एक ही टाइम पर एक्ट करेंगे। जब आप थप्पड़ लगाओगे हाथ से तो ये एक्शन हो गया, और उसका फेस जो आपके हाथ पे फोर्स लगाएगा ये रिएक्शन हो गया। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में, जो आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने जरूरी समझा कि थोड़ा बहुत रिव्यू दूं। यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।